हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2024 के इकोनॉमिक्स के PYQs डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो INVITs के ऊपर है। तो बोला गया है कि जो इन्वेस्टर्स का डिपॉजिट्स होते हैं उनसे जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स से एग्जम्प्टेड है, लेकिन जो डिविडेंड आता है वो टैक्सेबल है। देखो, इंटरेस्ट जो आता है वो तो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, उसमें तो कुछ ज़्यादा इशू है नहीं। लेकिन जो डिविडेंड है उसके ऊपर रिसेंटली कुछ चेंज हुआ। तो जो प्री 2020 लेवल से पहले जो DDT रेजिम था उसकी वजह से डिविडेंड एग्जम्प्टेड था, लेकिन अभी बेसिकली ये डिविडेंड भी टैक्सेबल है। तो अभी की जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से दोनों इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों टैक्सेबल है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रखा है कि जो INVITs है वो सरफासी एक्ट 2002 के तहत बोरोवर के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो देखिए, जो INVIT है और जो REIT है ये दोनों ही क्या है, जो सरफासी एक्ट के अंदर बोरोवर की तरह रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। तो क्योंकि पहला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट चॉइस अपने पास D ही बचती है। REITs क्या होते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल रखा है कि पोस्ट पेंडेमिक में क्या हुआ कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर दिए। तो जनरली कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कब हाइक करते हैं? जब उनको क्या करना होता है, लिक्विडिटी मार्केट से कम करनी होती है, लिक्विडिटी रिड्यूस करनी होती है। लिक्विडिटी रिड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो हमने देखा था कि भाई पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशन का एक खतरा बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सही बात है कि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने जो रेपो और रिवर्स रेपो जो रेट्स होते हैं, रिवर्स रेपो या हम बोल सकते हैं LAF फैसिलिटी, अगर RBI के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो उसके तहत जो इंटरेस्ट रेट है उनको हाइक कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। तो सेम बात बोल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सही बात है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कार्बन मार्केट्स को लेके है। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो बोल रहे हैं ये एक वाइड स्प्रेड टूल है जिससे हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है, क्योंकि कार्बन मार्केट में क्या होता है, अगर दो इंडस्ट्रीज है, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, ये ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, ठीक है, ये कम पोल्यूशन कर रही है और यहाँ पे लिमिट है। तो बेसिकली क्या होगा, ये कुछ कार्बन क्रेडिट अर्न कर लेगी और इसको सेल कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो कम पोल्यूशन फैला रही है वो उसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, और इस जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है उसके लिए मॉनेटरी नुकसान होगा। तो ऐसे में इसको हम डिस्करेज कर रहे हैं और इनको हम एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या किया कैसे जा रहा है, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से कार्बन क्रेडिट लिमिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी तो इंडिया में ये वॉलंटरी बेसिस पे लागू किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, जो कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि रिसोर्स तो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन क्या ये रीज़न है, क्या कार्बन मार्केट इसलिए लाए गए हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से पैसा गवर्नमेंट अर्न करना चाहती है? तो नहीं, इसका रीज़न ये नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो इमिशंस हैं, जो कार्बन इंटेंसिटी है वो कम हो, क्लाइमेट चेंज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो रिसोर्स ट्रांसफ़र करना हमारा मोटिव नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो RBI की जो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग है। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, तो अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होगी कि पैसा ही पैसा हो गया मार्केट में, ठीक है,
तो उस केस में मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए आरबीआई कुछ ऑपरेशन करती है। ये लिक्विडिटी बढ़ कैसे सकती है? तो हो सकता है कि कैपिटल इनफ्लो किसकी वजह से, एफआईआई से पैसा आ रहा हो या एफडीआई से पैसा आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ फॉरेक्स और किसी मीनिंग से बढ़ रहा हो। ऐसे में गवर्नमेंट कर सकती है कि जो डॉलर है उनको बाई कर ले, ठीक है, और जो जी सेक है उनको सेल कर ले। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज करा जाता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो मोस्टली जो जी सेक्स होती हैं वो गवर्नमेंट सेल कर देती है मार्केट में, और उसके बदले इनको जो मनी होती है, जो करेंसी, जो पैसा होता है वो आरबीआई को मिलता है। तो एक तरीके से लिक्विडिटी कंट्रोल कर लेता है आरबीआई। अब एक बार बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि सेटलमेंट और पेमेंट सिस्टम को ओवरसाइट करता है। तो ये तो एक तरीके से रेगुलेटरी फंक्शन है। डेट और कैश मैनेजमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो ये फिस्कल एजेंट की तरह काम कर रहा है। और रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसी, तो ये बेसिकली एक सुपरवाइजरी फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली सारे ही ऐसे हैं कि ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं जो आरबीआई के काम है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन स्पेसिफिकली जो पहला ऑप्शन है वही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैपिटल मार्केट के बारे में पूछ रखा है कि ऊपर में कौन कौन से ऐसे हैं जो कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। तो थोड़ा बेसिक्स वाला क्वेश्चन है कि कैपिटल वर्सेस जो मनी मार्केट है उसमें क्या क्या आता है। तो जनरली एक साल से अगर ग्रेड ज़्यादा वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा होते हैं, लेस देन 1 ईयर वाले आपके मनी मार्केट का हिस्सा होते हैं। तो अगर हम कैपिटल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बात करें तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या जाएगा, जो इक्विटी और शेयर में कोई पैसा जा रहा है वो, ठीक है, या फिर जो बॉन्ड्स में पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक में पैसा जा रहा है। तो ऐसे वाले जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बेसिकली क्या है, कैपिटल मार्केट का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये बिल्कुल आंसर होगा कैपिटल मार्केट का। कॉल मनी मार्केट, ये तो ओवरनाइट किया जाता है। अगर बैंक को लिक्विडिटी क्रंच होता है तो वो एक दिन के लिए पैसे ले लेते हैं मोस्टली, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ट्रेजरी बिल्स मार्केट, तो ये तो अपने को पता है कि ये मतलब लेस देन 1 ईयर होता है। तो अलग अलग जैसे 90 डेज, 180 डेज या फिर 365 डेज, ऐसा ऐसा कुछ पीरियड होते हैं इसके। तो ये भी ट्रेजरी बिल्स भी नहीं होगा। और जो स्टॉक मार्केट है बिल्कुल इसमें जो पैसा जाता है वो क्या है, लंबे टाइम के लिए जाते हैं, 1 साल से ज़्यादा रख सकते हैं हम, तो ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ओनली 2 वुड बी आंसर। अब एक क्वेश्चन था कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये कॉन्सेप्ट क्या डिस्क्राइब करता है। नाम से पता चल रहा है कि भाई स्मॉल फार्मर्स कई बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर मिलके जो फील्ड है उसको लार्ज कर लेंगे, मतलब वो अपने आप में जो लैंड है उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो देखो, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कि मिल के खेती वेती करेंगे तो उसको ये बोलेंगे। अब देखो, पहला जो ऑप्शन है सेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड ड्यू टू वॉर, ये देखो फालतू, यहाँ कोई फार्मर की बात ही नहीं हो रही। फिर आगे वाला फिर भी थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है, तो लेकिन क्योंकि फार्मर की बात है ये, तो ये नहीं हो। अगले में बोल रहा है कि भाई सरेंडर देयर लैंड, कि फार्मर तो है यहाँ पे लेकिन वो लैंड सरेंडर कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ये बोल रहा है कि कंपनी एक्सटेंड देयर लोन्स, और उसके बाद जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में पार्ट लेती है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यहाँ बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ पे ऐसा होता है कि कंपनी फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और फिर मटेरियल इनपुट प्रोवाइड करती है। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइजर सीड को लेके है। तो इसमें बोल रखा है कि नाइजर सीड के लिए एमएसपी दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नाइजर सीड के लिए एमएसपी दी जाती है। तो ये नाइजर सीड है क्या, बेसिकली एक ऑयल सीड क्रॉप है,
ठीक है। और इसके अलावा अगर जिनके लिए ऐसी ऑयल सीड जिनके लिए एमएसपी दी जाती है तो हम देखें तो मस्टर्ड है, ठीक है, ग्राउंड नट है, उसके बाद हम देखिए सनफ्लावर है। तो ये 2-3 और हैं जिनके लिए एमएसपी दी जाती है। कल्टीवेटेड है खरीफ क्रोप, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो जो बेसिकली इंडिया का उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो इलाका है वहाँ पे नाइजर की खेती की जाती है, खरीफ में इसको बोया जाता है। तो ये वाला मतलब एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं पता है तो एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन है कर पाना, लेकिन फिर भी ये वाला ऑप्शन सही है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग, तो ये तो काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये सही होगा ही। तो ऑल 3 वुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स को लेके है कि भाई जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल इंटेंजिबल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेंजिबल है। अगर किसी के पास कोई मेलिंग क्लाइंट की लिस्ट होती है तो वो भी बहुत अच्छा बिजनेस के लिए एक एसेट के तौर पे देख सकते हैं। तो अगर वो आप किसी से बाई करते हो तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, टेंजिबल है, इसको आप छू सकते हो और फिजिकली देख भी सकते हो। तो ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें ओनली 3 वुड बी आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 15th फाइनेंस कमीशन में हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है कि स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया और इनकम डिस्टेंस, इन 3 के अलावा बाकी और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो देखो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये क्राइटेरिया था, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये भी एक क्राइटेरिया था। इसके बाद हम देखें तो जो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है ये भी एक क्राइटेरिया था। क्या गवर्नेंस रिफॉर्म्स ये कोई क्राइटेरिया था, तो ये क्राइटेरिया नहीं था। स्टेबल गवर्नमेंट ये भी क्या ही क्राइटेरिया होगा, फालतू का क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसके बाद कितने बचे, तो बेसिकली ये गलत है, ये गलत है और 1, 2 एंड 5 सही है। तो ओनली 3 वुड बी आंसर। तो इसमें जो 6 क्राइटेरिया हैं वो एक बार फिर से देख लो। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है, पॉपुलेशन है, एरिया है और इनकम डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था कि किस किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। अब देखो अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्कुल सस्टेनेबल चीज़ है, हेल्थ केयर भी होगा, रिन्यूएबल भी होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो कि रैपिड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, भाई सस्टेनेबल होगा तो वो रैपिड क्यों होगा, वो और कुछ नाम लिखता ना इसकी जगह कि भाई सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो गया या रेजिलियंट ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसा कुछ लिखता तो ये आंसर होता। तो बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 ओनली 3 वुड बी आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गोल्ड के रिगार्डिंग है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो देखो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक तरीके से गोल्ड रिफाइनिंग और री एक्सपोर्ट इसके लिए जाना जाता है कि यहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारी इनके पास रिफाइनरी होती हैं, जैसे अफ्रीका हो गया या फिर जो लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ से इनके पास क्या आता है, रॉ मटेरियल आएगा और उस रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस करेंगे, रिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद री एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है, स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, स्विट्ज़रलैंड गोल्ड को होल्ड नहीं करता है। होल्ड करने के मामले में अगर हम रिजर्व की बात करें तो आते हैं जैसे USA हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, तो इनका नंबर स्विट्ज़रलैंड से बहुत ऊपर आता है। तो ये क्या करते हैं, स्विट्ज़रलैंड वाले बस एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको होल्ड नहीं करते। तो इसमें ओनली 1 इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि जो USA और EU है, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल रिसेंटली लॉन्च की है। तो देखो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, इन्होंने क्या करा था 2021 में ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है वो लॉन्च करी थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसमें बोला गया था कि हम जो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर कोऑपरेट करेंगे, जो
सप्लाई चेन्स हैं वो सिक्योर हो जाएं, और जो टेक गवर्नेंस है उसके ऊपर हमें कोऑपरेट करना है, उसको प्रमोट करना है, टेक गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो पहला तो सही है, यूएस एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सही बात है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये भी सही बात है, अंडर देयर कंट्रोल। तो देखिए ये कहीं भी नहीं बोला गया था कि वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो कोऑपरेशन, प्रमोशन, ऐसे वर्ड्स यूज करे गए थे। कंट्रोल में क्या होता है, एक नेगेटिव तरीके से इसको देखा जाता है, तो ये वाली बात गलत थी कि ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ये लोग बेसिकली कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो इसमें सी वुड बी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का कितना परसेंटेज है। 3.2% इन्होंने दिया है, तो ये बेसिकली 2% के आसपास है। तो ये वाला फिगर तो गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। तो लेकिन फिर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो लोकल कंपनियां और फॉरेन कंपनीज है वो जो इंडिया की पीएलआई स्कीम है उसका एडवांटेज ले रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पीएलआई स्कीम है वो फॉरेन कंपनीज के लिए, लोकल कंपनीज दोनों के लिए कोई बेनिफिट दे रही है। तो इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर फार्मा हो गया, सोलर मॉड्यूल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो इन सब सेक्टर्स में मतलब अराउंड 14-15 सेक्टर्स में ये पीएलआई स्कीम चलाई जा रही है, और भी सेक्टर्स ऐड होते रहते हैं। तो इसका बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत होने की वजह से डी वुड बी आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ईयू ने साइन किया था, तो इस ट्रीटी के बारे में पूछ रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बजटरी डेफिसिट है उसके ऊपर लिमिट लेके आती है, और दूसरा जो बाकी ऑप्शन है उनमें बोल रखा है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ शेयर करने के लिए बात हो रखी है, या फिर टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात हो रखी है। देखिए बजटरी जो लिमिट्स हैं वो तो बिल्कुल थी इसमें। तो डेफिसिट, जो बजट डेफिसिट लिमिट है वो लेस देन 3% ऑफ जीडीपी रखी गई थी। इवन जो डेट लिमिट है वो भी डिफाइन करी गई थी कि वो लेस देन और इक्वल टू 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर करने की बात हुई थी या फिर टेक्नोलॉजी शेयर की बात हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें ओनली वन वुड बी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने 2023 के जो रेलेवेंट इकोनॉमिक्स के PYQ हैं वो डिस्कस कर लिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी जो PYQ सीरीज़ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं।